देख रहे हैं। 1990 की ये इंतखाबी लड़ाई शुरू हुई तो उस वक्त तो IGI के सरबराह नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो पर कई संगीन इल्ज़ाम लगाए, जिनमें से कुछ दर्ज झेल हैं। बेनज़ीर भुट्टो गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पीपल्स पार्टी को वोट डालना भारतीय बालादस्ती कबूल करने जैसा है। और इसके अलावा नवाज शरीफ के और उनके साथी बेनज़ीर भुट्टो पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे थे, जिसमें कहा जाता है कि बेनज़ीर भुट्टो मुल्क के अरबों रुपए लूट कर मुल्क से बाहर ले गई हैं। शायद किसने सच कहा है कि तारीख अपने आप को दोहराती जरूर है, क्योंकि यही सब इल्जाम पूरे 28 साल बाद नवाज शरीफ पर भी पूरे धड़ल्ले के साथ लगे। 1990 में जब बेनज़ीर भुट्टो सारे इल्जाम की सफाई देने के बजाय ये सब उस वक्त के सदर और पाक फौज की साजिश करार देती थी है। जब बेनज़ीर भुट्टो को अदालत से रिलीफ ना मिला तो उन्होंने नारा बुलंद किया कि सबसे बड़ी अदालत अवामी अदालत होती है और वो अवामी अदालत के फैसले को ही मानती है। 1990 के इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले 11 अक्टूबर 1990 को आसिफ अली जरदारी को उन्नड़ केस में धर लिया गया। उन्नड़ केस तारीख में एक अहम तरीन केस है। इस केस में आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम था कि उन्होंने मुर्तजा बुखारी नामी एक शख्स की टांग पर बम बांधकर 30 करोड़ रुपए हत्या लिया है। इस केस में आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी हुसैन उन्नड़ को वादा माफ गवाह बनाया गया। इस केस की गूंज तो बहुत हुई, लेकिन ये केस भी बाकी केसों की तरह कभी साबित ना हो सका। लेकिन उन्नड़ केस आसिफ अली जरदारी की शख्सियत से चिपक कर रह गया है। इसके बाद उस वक्त के सदर गुलाम ईसा खान ने ये बात यकीनी बनाई कि बेनज़ीर भुट्टो दोबारा इक़्तिदार में ना आ पाए, क्योंकि अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाती तो इससे ये तासुर फैलता कि असम्बली तोड़ने का जो फैसला था वो गलत था और अवाम ज़्यादातर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत से मुतमईन है। इसलिए सदर गुलाम ईसा खान ने बेनज़ीर भुट्टो के इक़्तिदार में ना आने के लिए कई इक़दाम करना शुरू कर दिए। पहला तो उन्होंने ये किया कि निगरान हुकूमत इस तरह तश्कील दी कि सारे बड़े ओहदों पर IGI के सियासतदान और पीपल्स पार्टी के मुखालिफ लोगों ने ओहदा संभाल दिया। और दूसरी तरफ उन्होंने ये काम किया कि उस वक्त आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग को हुक्म दिया कि वो IGI की हर तरह से मदद करें। उस वक्त आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग ने इस बात का कई बार एतराफ़ भी किया है कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन वो इसके साथ ये वज़ाहत भी पेश करते हैं कि उन्होंने ये सब उस वक्त सदर गुलाम ईसा खान के कहने पर किया। कई साल बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी ने असगर खान के केस का फैसला सुनाया, जिसमें पता चला कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने IGI के सियासतदानों को 14 करोड़ रुपए बांटे थे। ज़ियाउल हक के तवील मार्शल के बाद पहली हुकूमत क्योंकि 20 माह में ही बरतरफ कर दी गई थी, इसलिए हर तरफ टेंशन का माहौल था कि पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, या पाकिस्तान में दोबारा मार्शल लॉ लगेगा। लेकिन इन सारी टेंशनों के बावजूद इंतखाबात वक्त पर हुए और IGI वाज़ेह अक्सरियत से जीत गई। बेनज़ीर भुट्टो ने इंतखाबात पर धांधली का इल्जाम लगाया, लेकिन बाद में असगर खान केस में पता चला कि उस वक्त इंतखाबात शफाफ नहीं हुए थे। IGI ने आला के इंतखाब के लिए नवाज शरीफ को चुन लिया। 7 नवंबर 1990 को नवाज शरीफ ने वज़ारत आला का हलफ उठाया। इस तरह नवाज शरीफ के वालिद गिरामी का वो ख्वाब भी पूरा हो गया जो उन्होंने भुट्टो दौर में देखा था। नवाज शरीफ उस वक्त के कम तरीन मर्द वज़ीर आज़म थे। इस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 41 साल थी। जब नवाज शरीफ ने वज़ारत आला का हलफ उठाया तो उस वक्त कराची और हैदराबाद के मुकाम पर लाशें गिर रही थी। अफगानिस्तान और भारत के बॉर्डर्स पे जंग का माहौल था और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बहुत बुरी तरह गिर रही थी। लेकिन नवाज शरीफ ने इन सारे हालात का कैसे मुकाबला किया, ये सब हम आपको बताएंगे अगली किस्त में। हमारे एक साथ बर वक्त देने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।